कोहलबर्ग की जब हम बात कर रहे हैं तो कोहलबर्ग ने किसकी थियरी दी? नैतिक विकास की। नैतिक विकास किसके अंतर्गत आता है? सोशल डेवलपमेंट के। सामाजिक विकास के अंदर आता है मॉरल डेवलपमेंट, या सामाजिक विकास से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि एनिमल्स को तो जरूरत नहीं है क्या सही और क्या गलत, ना उनके लिए झूठ सही ना उनके लिए कुछ और सही, वो तो सही करते हैं जो उनके नेचर के हिसाब से होता है, जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। ह्यूमंस में मॉरल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी। ये लास्ट थियरी है, आधा घंटा मुश्किल से समझने में लगेगा मेरे ख्याल में, भरोसा मेरा कुछ नहीं है मैं कितना डिटेल में किस चीज को ले जाऊं, है ना। वैसे मैं कंट्रोल कर रही हूँ कि सीटेट के लेवल से बहुत ज्यादा, बट ये थियरीज ऐसी हैं कि आप एक ही बार पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि अब सीटेट में भी लेवल ठीक ठाक हो गया है इनको लेकर के। आए तो सीधा क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो घुमा के खूब भरपूर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको मैं एक दिन एक अलग सेशन में क्वेश्चंस भी करा दूंगी इसके। अब देखो रुद्र यादव कह रहे हैं, हे पार्थ, संसार में कितने विचित्र विचित्र प्रकार के प्राणी विचरण करते हैं। बिल्कुल सच है ये, है ना। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं पार्थ इनको। देखिए मॉरल डेवलपमेंट यानी क्या? नैतिक विकास कि एक समाज है। हमने विकास के 4 प्रकार पढ़े थे, आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी मैं। विकास के 4 प्रकार पढ़े थे, PCSE, और चारों ही एक दूसरे से जुड़े हुए इंटर रिलेटेड है। ये बेसिक्स नहीं भूलने हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें आप गड़बड़ कर देंगे अगर ये बेसिक्स खराब हुए तो अंतः संबंधित है एक दूसरे से। आप गाड़ी चला रहे हैं, इसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी यूज हो रहा है, आपका शरीर भी यूज हो रहा है, और संज्ञान दिमाग भी यूज हो रहा है, ध्यान भी रख रहे हैं आप, अटेंशन भी आपकी यूज हो रही है, जरूरत पड़ी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यूज हो सकती है, एक डिसीजन मेकिंग भी यूज हो सकती है, कहां कट लेना है अचानक से अगर लेना पड़ा तो, रिफ्लेक्सेस भी यूज होंगे। यानी फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव। सोशल क्या है? लोग रोड पे चल रहे हैं, आपको पता है कि भाई इंडिया में अगर आप चला रहे हैं गाड़ी तो किस तरह से बिहेव करना है, और अगर बाहर चला रहे हैं तो वहां अलग इमोशंस आपके अलग तरह से काम करेंगे, है ना। यहाँ तो लोग आधे टाइम तो गाड़ी रोड पे चल रही है और गालियां भी साथ में चल रही हैं, तो मतलब हर जगह के अपने सोशियो इमोशनल पर्सपेक्टिव होगा। यानी चारों प्रकार के जो विकास हैं वो जुड़े हुए हैं। और यहां पे कॉग्निशन और इमोशन को भी अगर आप जोड़ दें तो भाई, अगर आपका जिस दिन मूड ठीक नहीं है तो उस दिन आपका संज्ञान, जो गाड़ी आप रोज चलाते थे उसको भी आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका संज्ञान, आपका दिमाग, आपका कॉग्निशन आपके इमोशंस को प्रभावित कर रहा है। ठीक। एक आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन होता है, विकास का सिद्धांत यहीं पे समझ लीजिएगा। इंटर रिलेशन यानी आपस में जुड़े हुए हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। सर पे चोट लगेगी, दिमाग भी प्रभावित होगा, वॉट एवर इट इज। एक होता है इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस बार पेपर में नहीं पूछा गया है बट पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, एकीकरण का सिद्धांत। अब इंटर रिलेशन और एकीकरण में क्या अंतर है? इंटर रिलेशन है कि भाई हाँ, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सब आपस में जुड़े हुए हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक सब जुड़े हुए हैं। इंटीग्रेशन क्या है? ये सब जुड़ करके एक सिंगल एंटिटी के रूप में काम कर रहे हैं। जब आप साइकिल चला रहे हैं तो आपके दिमाग भी यूज हो रहा है, आपके हाथ भी यूज हो रहे हैं, जब आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो फिजिकल एक्टिविटी भी। तो ये चारों मिलकर के एक सिंगल एंटिटी के रूप में जब काम करें तो इंटीग्रेशन का सिद्धांत। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटर रिलेटेड क्या है? हाँ भाई, सारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, लेकिन जब आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें सारे विकास के प्रकार एक साथ काम कर रहे हैं तो वो इंटीग्रेशन है। तो ये मेन डिफरेंस है। आते हैं अपने सोशल और इमोशनल जुड़े हुए हैं, ये हमें पता है, वैसे तो सारे ही जुड़े हुए हैं बट ये 3 भी कई बार कह दिए जाते हैं, PCS मान लिया जाता है इनको। सोशल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो सोशल डेवलपमेंट से साफ साफ जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट, या इसी का हिस्सा है अगर मैं कहूं, क्योंकि मॉरल डेवलपमेंट अलग से तो कोई टाइप नहीं था वहां पे 4 में। तो क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी के कुछ नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके हैं, क्या सही होगा क्या गलत होगा, किन चीजों को एक्सेप्टेबल मानेंगे किन चीजों को एक्सेप्टेबल नहीं मानेंगे, क्या कल्चर, क्या चीजें चलेंगी सोसाइटी में क्या नहीं। तो इसलिए हमें कुछ मॉरल डेवलपमेंट या मॉरल एथिक्स या प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है, सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये हमें मॉरल डेवलपमेंट बताता है। मॉरलिटी क्या है, नैतिकता क्या है, सही और गलत के बारे में समझना या सिद्धांतों को समझना, सही गलत के सिद्धांतों को समझना। तो मॉरल डेवलपमेंट की एक बहुत ही फेमस थियरी है कोहलबर्ग की। ये प्याजे से हल्के से इंस्पायर्ड थे, पहले प्याजे ने थियरी दी थी, फिर बाद में इन्होंने थियरी दी। और अगर इनकी हम माने तो इनकी जो थियरी है ये कहते हैं कि जो कॉग्निटिव मैच्योरिटी है, ये ध्यान से समझिएगा, इस पे क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। जो कॉग्निटिव मैच्योरिटी है, कॉग्निटिव मैच्योरिटी, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको समझते जाएंगे। कॉग्निटिव मैच्योरिटी बोले तो संज्ञानात्मक परिपक्वता, यानी जो हमारा संज्ञान है, जो अभी हम प्याजे की थियरी में पढ़ रहे थे कि जो हमारे स्टेज या एज के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे जो परिपक्वता आ रही है, या बायोलॉजिकली भी जो एज के साथ हमारे अंदर परिपक्वता आ रही है, उसका प्रभाव आपके मॉरल डिसीजन पे या मॉरल रीजनिंग पर पड़ता है ना। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, मॉरल रीजनिंग
या मॉरल डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है। नैतिक तर्क पर पड़ेगा या मॉरल डिसीजन पे पड़ेगा। जो भी आपने निर्णय लिया है वो डिपेंड करेगा कि आप संज्ञानात्मक रूप से कितने मैच्योर हैं। अगर आप 15 साल के व्यक्ति हैं तो हो सकता है आपको एक व्यक्ति जो मैनिपुलेट कर दे, आपको लगे जो आपके लिए सही है वो 25 साल की उम्र में सही ना हो, क्योंकि कॉग्निटिव मैच्योरिटी आ गई। तो जो कॉग्निटिव मैच्योरिटी, आप किस एज में हैं, इससे भी फर्क पड़ेगा आपके लिए सही और गलत क्या है ना। देखा जाता है ना, एज के साथ लोग बदल जाते हैं। अपनी जवानी में उन्होंने कुछ भी किया हो, बुढ़ापे तक आते आते सब संत हो जाते हैं, ये एक कहावत है जो चलती है। ठीक, तो वो कॉग्निटिव मैच्योरिटी है, एज के साथ आ रही है, बहुत बार ऐसा होता है। और क्योंकि ये थियरी पियाजे की थियरी पर बेस्ड है, तो ये क्या हुआ, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है अगर देखा जाए तो। ये कॉग्निटिव मैच्योरिटी यानी संज्ञानात्मक परिपक्वता मॉरल डिसीजंस को, कि आप कितने साल के हैं, किस स्टेज में है डेवलपमेंट की, उससे भी निर्धारित होगा कि आपके डिसीजंस आपके लिए सही और गलत क्या होगा। दूसरा, आपका तर्क उसी तरह का होगा। जो रीजनिंग या थिंकिंग प्रोसेस लगती है डिसीजन लेने में सही और गलत के, उसको रीजनिंग कहते हैं। तो आपका जो तर्क है वो किस पे बेस्ड होगा, कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें घुमा देता है क्वेश्चन। चलिए समझते हैं हम फटाफट से, छोटी छोटी चीजें जो जो एक्स्ट्रा में याद आती जाएंगी मैं बताते हुए चलूंगी। अच्छा, इनकी थियरी है मॉरल डेवलपमेंट की। मॉरल डेवलपमेंट का सिंपल मतलब होता है सही और गलत के कुछ सिद्धांत। सही गलत को पहचानना क्या है, नैतिकता है। कि राइट टर्न लें के रॉन्ग टर्न लें, लेफ्ट लें के राइट लें, ये क्या है, नैतिकता है। इन्होंने अपने प्रयोग में केवल पुरुषों को लिया, यानी ये जेंडर बायस थियरी है, ऐसा कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट कैरल गिलिगन ने कहा, अभी भी जीवित हैं। और कोहलबर्ग ने सुसाइड कर लिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट वो मैटर नहीं करेगा। यहां याद रखना आपको कि कैरल गिलिगन एक महिला है और इनकी स्टूडेंट है। उन्होंने कहा कि ये थियरी जो है वो फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स को, यानी नारीवादी नैतिकता का ध्यान नहीं रखती, कि जो फीमेल्स की मॉरलिटी है वो केयर बेस्ड होती है, या वो इमोशनली भी थोड़ा सा चीजों में इन्वॉल्व होती हैं, या केयरिंग एस्पेक्ट ज्यादा होता है। मेल्स की मॉरलिटी जस्टिस बेस्ड है। ऐसा एक तर्क आप भरपूर कई क्वेश्चंस देखेंगे पेपर में, मिल जाएगा आपको। तो फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव को इग्नोर किया गया इस थियरी में, ये इसकी एक आलोचना है, कैरल गिलिगन के द्वारा की गई है। नैतिक तर्क यानी, और एक और चीज है कि ये क्या है, अभी इसमें लास्ट में 3 चीजें हैं इसकी आलोचना में जो आती हैं वो हम समझेंगे, लेकिन ये समझना जरूरी क्योंकि इस बार भरपूर क्वेश्चंस इनकी आलोचना पे आए हैं, इसलिए सबसे पहले यही लिखा हुआ है। अब नैतिक तर्क क्या होता है, यानी मॉरल रीजनिंग क्या होती है, मॉरल डिसीजन लेने के लिए, यानी आप फंसे हुए हैं कि पिताजी का साथ दें या अपनी माताजी का साथ दें, इसमें जो भी डिसाइड करना है आपको, उसमें जो थिंकिंग प्रोसेस लगेगी, जो भी तर्क लगेगा, उसको मॉरल रीजनिंग कहते हैं। ठीक, तो दुविधा एक चीज है। मॉरल डिलेमा, कॉल कौन करता है इतनी रात को, मॉरल डिलेमा यानी आप दुविधा में हैं कि आप ये वाली स्ट्रीम चूज करें, ये वाला करियर चूज करें, लेकिन आपका दोस्त इसमें जा रहा है और आपको ये करना था और उसके साथ भी रहना है, वॉटेवर। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। आप एक बोट में बैठे हुए हैं, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी दुविधाएं, ऐसी कहानियां कोहलबर्ग ने अपने स्टूडेंट्स को सुनाई, और एक तरफ आपके पिताजी हैं, एक तरफ आपके पति है, या एक तरफ आपकी माताजी हैं और एक तरफ आपकी पत्नी है, तो आप किसको बचाएंगे। ये है दुविधा, कि अब आप धर्म संकट में हैं या फिर क्या है, नैतिक दुविधा में है, डिलेमा में है कि आप क्या चूज करेंगे। उस डिलेमा में जो आप चूज करेंगे, उस थिंकिंग प्रोसेस को मॉरल रीजनिंग कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2-3 चीजें हैं यहाँ पे जो हमने समझी हैं। सबसे पहले है मॉरलिटी, यानी नैतिकता क्या है। तो सही और गलत के लिए जिन सिद्धांतों को हम यूज कर रहे हैं वो है मॉरलिटी, या कोई भी एक डिसीजन लेने के लिए सही और गलत के लिए कुछ सिद्धांत बने हुए हैं जिसको हम मॉरलिटी कह रहे हैं, और ये एज के साथ हमारा डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव मैच्योरिटी मैटर करेगी, उस हिसाब से हमारी मॉरल डिसीजन होंगे। मॉरल डिसीजन लेने के लिए एक तर्क का हम प्रयोग करते हैं, उसको रीजनिंग कहते हैं, और ये रीजनिंग एज के साथ चेंज होती है। ठीक, तो मॉरल रीजनिंग के थ्रू, तर्क के थ्रू हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग हमारी होती है। भाई एक व्यक्ति है, अगर चोरी भी करेगा तो कुछ तो तर्क उसने खुद को दिया होगा कि अरे यार क्या हुआ। मान लीजिए एक मेड है और वो खुद को तर्क देती है कि मैं, इनके पास तो इतना पैसा है, मेरे जो एम्प्लॉयर हैं इनके पास तो इतना पैसा है, मैं थोड़ा कुछ लेके भी चली जाऊंगी बिना बताए, तो क्या फर्क पड़ रहा है इनको। ये क्या हुआ, ये रीजनिंग है। ये चोरी करने की भी रीजनिंग देते हैं लोग खुद को, ये मॉरल रीजनिंग है। एक डिसीजन को या एक एक्टिविटी को करने के लिए आप कुछ ना कुछ तर्क, कुछ ना कुछ कहानी तो खुद को सुनाता ही है ना व्यक्ति। तो ये मॉरल रीजनिंग है जो हम डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। ठीक, और कई बार आप डिलेमा में फंसे होते हैं तब तो आप यूज करेंगे ही। डिलेमा क्या है, दुविधा। इनकी जो थियरी है ये दुविधा बेस्ड ही है। इन्होंने इतनी सारी डिलेमास बच्चों को सुनाई, और टीन एज तक के बच्चे थे इनके पास, मतलब सैंपल में, इस थियरी को, रिसर्च को प्रूव करते समय।
तो दुविधा है, इन्होंने कई सारी दुविधाएं बच्चों को सुनाई अलग अलग, और उनसे उस दुविधा में फंसा करके कि अच्छा इधर जाना सही होगा या इधर जाना सही होगा, और इधर जाना सही होगा तो क्यों होगा, और उसके बेसिस पे ही पूरी थियोरी बनाई गई। तो मल्टीपल डिलेमास इन्होंने दी, जिसमें से एक फेमस डिलेमा है हाइंस डिलेमा, यानी हिंज की दुविधा कह देते हैं हिंदी में, हाइंस डिलेमा। हाइंस डिलेमा में क्या है, उसकी वाइफ को यमराज लेने के लिए तैयार खड़े हुए हैं हाइंस की, और वो जो है बहुत ही खराब स्थिति में है कि अगर दवा नहीं मिली, कोई डेडली डिजीज हो जाती है हाइंस की वाइफ को, जिससे उसकी जानलेवा बीमारी जिसको हम कहते हैं वो हो जाती है। अभी मैं हाइंस को दिखा देती हूँ, यहीं कहीं होंगे, यस। तो ऐसी बहुत सारी डिलेमास प्रस्तुत करते थे कोहलबर्ग, और कोहलबर्ग ने कहा है कि मॉरल डेवलपमेंट किससे होगा, तो ये थियरी कहती है कि मॉरल डिस्कशंस कराइए क्लासरूम में, चर्चा कराइए, उससे सही और गलत का जो सही समझ है सही और गलत की वो विकसित होगी। यानी चर्चा से भी बेहतर होगा आपका नैतिक विकास। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये हाइंस डिलेमा क्या है, ये है हाइंस और ये है उनकी धर्मपत्नी यानी वाइफ। ठीक, अब हाइंस को क्या चाहिए, हाइंस को वाइफ को बचाना है, और पीछे यमराज खड़े ही हुए हैं, है ना, और ये कहने के लेके तो जाएंगे, लेकिन हाइंस कह रहा है भाई दवा मिल जाए तो बचा ले, हम बाद में आ जाना कुछ साल। अब डेडली डिजीज है, पूरे शहर में एक ही व्यक्ति है जिसके पास वो मेडिसिन है या वो केमिस्ट है जिसके पास वो ड्रग है, दवाई है जिससे उसकी जान बच सकती है, उसकी वाइफ की, हाइंस की। हाइंस जाता है उसके पास और वो कह रहा है 10 रुपए में दवाई बनाइए, मैं बेचूंगा 1000 में, 100 गुना ज्यादा प्राइस लूंगा, कर लो क्या कर लोगे, है ना। तो ये 10 रुपए की दवाई को वो 100 रुपए में देने को तैयार है। भाई एटलीस्ट 10 टाइम्स तो दो मुझे, तब तो फायदा है, या 1000 रुपए दो 10 रुपए की दवाई के। तो ये कहता है यार वाइफ की जान चली जाएगी, उधार कर लो, या फिर कुछ अपने साथी संगियों से मांग करके ले आता है, और जितना उसको 50% का ऑफर देता है, दुनिया भर के ऑफर उसको देता है कि भाई इतने में काम चला लो, बाद में दे देना, ये कर लेना, है ना, पहले जान बचा लेता हूं, ये कर लेता हूं। वो कहता है नहीं नहीं, मैंने तो इन्वेंट किया दवाई, ऐसे कैसे हल्के में ले लेंगे, दिस इज बिजनेस, ऐसा कह रहा है वो मीम है ना आजकल जो चलता है। फाइनली हुआ क्या कि वो मानता नहीं है, वो व्यक्ति मानता नहीं है, जो केमिस्ट वाला है, जो दवा देने वाला व्यक्ति है, वो कहता है मैं तो दूंगा नहीं, मुझे तो इससे पैसे बनाने हैं, कुछ भी करो पैसा पूरा दो, नहीं तो जाओ मजे करो, है ना। अब हाइंस है दुविधा में कि एक है राइट और एक है लेफ्ट, एक तरफ है राइट एक तरफ है लेफ्ट, रास्ते की बात हो रही, राइट सही और गलत वाला राइट नहीं, कि या तो मैं वाइफ को बचा लूं, चोरी कर लूं रात को आकर के, इसको दुकान तोड़ करके ब्रेक इन करूं और ले जाऊं, या फिर चोरी ना करूं और मरने दूं वाइफ को। अब नेचुरली ये बहुत ही मुश्किल होता है कि आप मरने दें, तो हाइंस ने चोरी कर ली, और फिर बच्चों से पूछा गया क्या बच्चों हाइंस की चोरी करना सही बात थी या नहीं थी, अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए हाइंस ने जो चोरी की क्या वो सही था। अब कुछ बच्चे कहेंगे हाँ जी सही था, क्योंकि वो केमिस्ट की गलती थी। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं, उसको तो सरेंडर कर देना चाहिए था अपने आप को चोरी करने के बाद, तो गलत किया। अलग अलग तरह के लोग, कुछ बच्चे कहेंगे कि पनिशमेंट मिलेगी हाइंस को, इसलिए उसको चोरी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को फर्क नहीं पड़ रहा हाइंस गलत कर रहा है सही कर रहा है, उसको पनिशमेंट से मतलब है बच्चे को, तो वो पहली स्टेज में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सरेंडर कर देना चाहिए, तो वो 4th स्टेज में हो सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग स्टेजेस दी इस डिलेमा के आधार पे, ऐसी बहुत सारी डिलेमास दी गई। अब आते हैं, इन्होंने ये सारे डिलेमा का निचोड़ निकाल करके 3 स्तर हैं या 3 लेवल हैं, जिसमें 6 स्टेजेस हैं, यानी हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस दी गई। सबसे पहला लेवल है प्री ऑपरेशनल, यानी पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत क्या कहानी है देखते हैं। प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल की आदत हो रही है, प्री कन्वेंशनल, इसमें कन्वेंशन वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कन्वेंशन का मतलब है सोसाइटी या ट्रेडिशंस। प्री कन्वेंशनल या परंपराएं। एक लेवल है आपका सिर्फ कन्वेंशनल, क्योंकि प्री हट गया, अभी कन्वेंशनल है, यानी परंपरागत अवस्था हो गई। लेवल की बात हो रही है, हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं, यहां पे भी 2 स्टेजेस होंगी, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज। यहां पे इस लेवल की पहली स्टेज, लेकिन वैसे 3rd और 4th स्टेज हो जाएंगी। और तीसरा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कन्वेंशंस के परे, ट्रेडिशंस के परे, परंपराओं के परे। ठीक, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है जी। अब इसमें 5th और 6th स्टेज होंगी, क्योंकि हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं। तो टोटल स्टेजेस अगर पेपर में पूछी जाए, आप कहेंगे 5 और 1 6 स्टेजेस हैं। अगर लेवल यानी चरण पूछे जाए तो 3 हैं। ठीक, अब
मुख्य जो अंतर है ये जनरली, वैसे इसमें एज वेरिएशन मिलता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग रिसोर्सेज में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है जो चलता है 4 से 10 ये प्राइमरी वाले जो बच्चे होते हैं। फिर अगर हम बात करें, ये है आपका पहला प्री कन्वेंशनल लेवल, 10 से 13, और 13 एंड अबव जो है आपके वो पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर पारंपरिक में आएंगे। प्री कन्वेंशनल में एक सिंपल बात है कि बच्चे की मॉरलिटी लगभग 0 है, वो कन्वेंशन से पहले ही है, अभी उसको बस डांट फटकार का फर्क पड़ रहा है, बाकी किसी चीज का नहीं। तो उसकी खुद की मॉरलिटी 0 होती है, बाहर से एक्सटर्नली मॉरलिटी इंपोज्ड होती है बच्चे पे, बाहर से थोपी गई मॉरलिटी है। अगर हम बात करें इस चीज पे, खुद की कोई मॉरलिटी नहीं है, डर में या फिर पनिशमेंट में वो करेगा। कन्वेंशनल लेवल है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलेगा पूरी तरह से, क्योंकि सोसाइटी जरूरी है, इसलिए नहीं कि पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, क्या है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चलेगा। कन्वेंशनल लेवल का मतलब यह है कि ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चलेगा, परंपराओं के अनुसार चलेगा जो समाज में चल रहा होगा। पोस्ट है उसके सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स होंगे, खुद के द्वारा बनाए गए सिद्धांत होंगे जिनको वो फॉलो करेगा। तो ये अंतर है, यहाँ पे टोटली एक्सटर्नल है, अब वो पनिशमेंट ड्रिवन हो सकती है, रिवॉर्ड ड्रिवन हो सकती है। कन्वेंशनल में सोसाइटी ड्रिवन है और ये अथॉरिटी ड्रिवन माना जाता है इसको, या जीरो मॉरलिटी भी कई बार कह देते हैं कि भाई पहले स्तर में खुद की मॉरलिटी उसकी 0 है, बाहर से इंपोज्ड है, यहां ट्रेडिशन या सोसाइटी, और फिर यहां सेल्फ। फटाफट से समझेंगे। पहले ही स्तर पे जब हम देखते हैं पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल लेवल 4 से 10 साल, 2 चरण हैं। 2 चरण कौन से हैं फटाफट से समझेंगे। एक है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, जिसको आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास कहते हैं। इनके कई नाम हैं बट इंग्लिश में याद रखेंगे, इंग्लिश में भी इवन इनके कई नाम हैं बट इंग्लिश में फिर भी हम याद रखेंगे। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी बच्चे को कहा मानना है माँ बाप का, क्यों? क्योंकि पनिशमेंट मिलेगी इसलिए आज्ञा का पालन करना है। तो यानी इस थप्पड़ से बचने के लिए, थप्पड़ से ही डर लगता है, यहाँ प्यार व्यार की कोई बात नहीं है, ठीक। तो अगर हम बात करें तो ये थप्पड़ से बचने के लिए क्या है, बात मानेगा मम्मी की। क्यों? क्योंकि दंड ना मिल जाए। हाइंस अगर चोरी कर लेता तो उसको जेल जाना पड़ता। इस बात का जिसको दुख है, इसका मतलब वो स्टेज 1 पे है। इसको इस बात का दुख नहीं है कि चोरी करना बुरी बात है, समाज में नहीं होनी चाहिए, किसी का हक मारा जाएगा, वॉटेवर, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे का एक तर्क है, आपको सिर्फ तर्क देखना है पेपर में कि कहा क्या गया है। कि अगर हम बात करें तो ये जो तर्क है वो क्या है कि पनिशमेंट से बचना है, पनिशमेंट से बचना है। मैं पेडागोजी 4 की क्लास ली हूं, हाँ इनफ हो जाएगा केसीपी। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना। आपने देखा होगा मम्मियां बात करना छोड़ देती हैं, अरे तुम मेरे बच्चे नहीं हो, आज से जाओ यहां से, है ना, अब तुमसे बात नहीं की जाएगी, तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, अब पनिशमेंट मिल गई, मम्मी 2 दिन तक बात नहीं कर रही, अगली बार बच्चा सेम चीज रिपीट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पनिशमेंट मिली है इसलिए आज्ञा का पालन करना है। तो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना फर्स्ट स्टेज है, ठीक। तो उसके लिए सही और गलत वो है जिसमें दंड ना मिले वो सही, और जिसमें दंड मिले वो गलत है, बाकी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अगर किसी बच्चे को, थोड़ी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, स्टेज 2 है इसका म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट वाली स्टेज, जिसको इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज या पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन कहा जाता है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट गिव एंड टेक की स्टेज है ये। यानी अगर मैंने तुमको पेन दिया है आज, तो कल तुमको भी अपनी इरेजर अगर जरूरत पड़ी मुझे तो बदले में देनी पड़ेगी। अगर मम्मी दुकान से 2 रुपए का सामान मंगाए तो 2 रुपए खुद की पॉकेट उसके लिए भी चाहिए, रिश्वत के रूप में जाने के लिए, कि मुझे क्या मिलेगा। तो वो सेल्फ इंटरेस्ट देखता है। यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं कि बच्चा अपना इंटरेस्ट देखेगा, सेल्फ इंटरेस्ट, कि स्वयं लाभ की अवस्था है ये, कि मुझे क्या मिलेगा बदले में, ठीक। माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड हाउ यू ट्रीट मी। ये कई लोगों का पुराने जमाने में क्या होता था, फेसबुक पे वो लगा के रखते थे लोग कवर पेज, हाँ देखो मैडम जी अभी भी कह रही हैं, इनकी भी मॉरलिटी ज्यादा आगे गई नहीं है। देखिएगा, अगर हम बात करें तो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, अब कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमें कुछ लोगों के लिए ये पॉलिसी का पालन करना पड़ता है, कुछ लोगों के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं होती, डिपेंड करता है। तो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, टिट फॉर टैट, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स एंड व्हाट्स इन इट फॉर मी। अगर कोई भी एक काम है तो उसमें मेरे लिए क्या है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा किसी चीज को करने में। अभी फायदा करते हुए हम लोग किसी का 2 रुपए का फायदा नहीं करना चाहते आज की दुनिया में, ये गलत हो गया फिर। तो व्यक्तिवाद या ये क्या हो गया, नैमित्तिक
अभिविन्यास है टिट फॉर टैट। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है जो आपस में लड़ रहे हैं और उससे टीचर ने पूछा क्या हुआ, कि मैडम इसने मेरी नोटबुक फाड़ दी थी कल, तो मैंने आज इसका पेन तोड़ दिया, पेंसिल तोड़ दी। या फिर एक बच्चा है जो कह रहा है आज अपना लंच शेयर करो क्योंकि मैंने भी तुमसे कल अपना टिफिन शेयर किया था। तो ये क्या हुआ, ये टिट फॉर टैट है कि अच्छा मेरे बर्थडे पे तो मैंने तुमको गिफ्ट दिया, तुमने दिया नहीं। ये बच्चों में बहुत चलता है, कॉमन है। तो ये सेकंड स्टेज हो गई आपकी। अब आता है, पहला लेवल कंप्लीट हो गया क्योंकि 2 ही स्टेज है हर एक लेवल पे। अब दूसरा लेवल आता है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल 10 से 13 वर्ष की आयु है। 10 से 13 वर्ष की आयु है। 2 चरण इसमें भी होंगे, समझते हैं क्या कहानी है। ये आयु थोड़ी बात इधर उधर मिल जाएगी आपको, आयु बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इस थियोरी में। जितना महत्वपूर्ण ये समझना है कि कहानी चल क्या रही है और लगभग किस स्टेज में होगा बच्चा। तो इसमें थर्ड स्टेज है या सेकंड लेवल की पहली स्टेज है जिसको थर्ड ही कहते हैं। यहां से भी खूब क्वेश्चन आते हैं। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसमें बच्चा अप्रूवल के लिए काम करेगा, ऑनेस्ट भी है तो अप्रूवल के लिए है, प्रेज के लिए है, प्रशंसा के लिए है कि उसकी तारीफ की जाएगी। तो उससे कुछ भी करा लो, दिन भर धूप में भी खड़ा रहेगा यदि तारीफ मिले तो। ठीक, तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स या गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन इसका नाम है कि वो ग्रेड ए लेकर के आया है बच्चा रिपोर्ट कार्ड में, क्योंकि मम्मी कहेंगी शाबाश मेरी बच्ची, तुम तो मेरी सबसे अच्छी बच्ची हो। ये क्या हुआ, ये आपके पेरेंट्स आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, प्राउड फील करेंगे यदि आप सच बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी अप्रूवल के लिए हैं, जो भी तारीफ के लिए हैं, जो भी प्रशंसा के लिए हैं, वो क्या है, इसी लेवल पे आएंगी। क्यों? क्योंकि इन नियमों से क्या होगा, आप एक वे में ढल जाते हैं समाज में, हार्मफुल नहीं होंगे किसी के लिए एटलीस्ट। अब इसके अपने फायदे नुकसान हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है फोर्थ लेवल। अब थोड़ा थोड़ा आगे जाने की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेज, यानी मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर कह देते हैं इसको, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज कह देते हैं। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास या अनुपालन। इसमें है क्या, रूल्स आर रूल्स, है ना, रूल्स आर रूल्स। रूल्स आर रूल्स कैसे, आप स्कूल में जाते होंगे, अगर यूनिफॉर्म पहन के नहीं गए और आपका फ्रेंड है जो डिसिप्लिन इंचार्ज है, वो कहेगा बेटा तुम शूज नहीं पहन के आए हो, तुम टाई नहीं लगा के आए हो, चाहे तुम मेरे कितने भी अच्छे दोस्त हो लेकिन तुमको पनिशमेंट मिलेगी। चाहे मेरे हाथ में है पनिशमेंट बचाना, बट पनिशमेंट तो मिलेगी। मतलब अगर आपने रेड लाइट ब्रेक की है तो हर हाल में या तो फाइन हो या आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति रेड लाइट ब्रेक करेगा तो समाज में इसी तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो ये क्या हुआ, रूल्स आर रूल्स। ठीक, अच्छा इसमें मुझे एक और चीज याद आई है, अगर जैसे होते ना कुछ लोग चालान लगा है इसलिए वो रूल्स का पालन कर रहे हैं, हेलमेट इसलिए लगाया, ज्यादातर जनता का यही हाल है क्योंकि चालान ना कट जाए, वो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाली ही स्थिति है उनकी। फिर अभी वो यहां नहीं होंगे। रूल्स इसलिए फॉलो करना है क्योंकि समाज में एक नियम बना रहे और रूल्स को बदला नहीं जा सकता, रूल्स आर फिक्स्ड। वो यही स्टेज है, फोर्थ स्टेज। ठीक, तो भाई सिंपल बात हो गई कि रूल्स को नहीं बदला जा सकता चाहे आप कोई भी हो। ये हुई बात, एक व्यक्ति रूल्स को तोड़ेगा तो सब तोड़ेंगे, ये फोर्थ स्टेज है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अब आता है थर्ड लेवल जो कि हाईएस्ट लेवल है, इसके बाद आपकी छुट्टी। देखिएगा, उत्तर पारंपरिक यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उच्चतर आयु सीमा के बच्चे यानी 13 एंड अबव, 13 के ऊपर, फिर आप निकल ही जाते हैं स्कूल से उसके बाद। इसमें भी 2 चरण हैं, इसको थोड़ा सा हायर लेवल कहा जाएगा उत्तर पारंपरिक में, क्योंकि सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स हैं, खुद के द्वारा निर्धारित मॉरलिटी यहां है, यानी इंडिविजुअलिस्टिक के आपके भी कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं स्वयं के, बजाय कि डर से ना बने हुए हों। तो सेल्फ चोजन मॉरलिटी यहां होती है। सेकंड लेवल में सोसाइटी डिसाइड कर रही थी, फर्स्ट में तो बेचारे को 0 मॉरलिटी थी, जिससे दंड मिल रहा है वो गलत, जिससे दंड ना मिले वो बढ़िया, यही सब कहानी थी। ठीक है जी। अगर हम बात करें सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये 5th स्टेज है और लेवल 3 की ये पहली ही स्टेज है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल राइट्स, फाइट्स नहीं होगा, हमारे टाइपिस्ट जिसको फाइट्स बना दिया है क्योंकि उनको सीडीपी के सी से कोई मतलब नहीं है, उनको जो दे दिया जाए वो टाइप कर देते हैं, कई बार खुद से भी टाइप कर देते हैं, दैट्स ओके। इंडिविजुअल राइट्स, ठीक। तो सामाजिक अनुबंध, अगर आपको ऐसी गलती दिखे तो समझ जाइएगा कि कुछ तो कमाल किया है निखिल जी ने। देखिएगा, अगर हम बात करें स्टेज 5 की, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। अब ये क्या है कि भाई समाज का एक नियम है, कॉन्ट्रैक्ट है, समझ में आता है, बट इंडिविजुअल के भी राइट्स हैं। तो यानी जरूरत पड़े तो नियमों में बदलाव किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। इसीलिए देखते हैं हम कितने सारे कानून परिवर्तित होते रहते हैं टाइम टू टाइम। या फिर अगर हम बात करें तो आपके, मान लीजिए जैसे अभी रेड लाइट की बात हो रही थी, तो रेड लाइट तोड़ना क्या है, खराब बात है, वहां पे आपको सजा मिलती ही मिलती। लेकिन यहां क्या है, इंडिविजुअल के कुछ राइट्स भी हैं,
समाज का एक ऑर्डर है लेकिन राइट्स भी हैं। अगर आपको किसी की वो झूठ जो किसी की जान बचाने के लिए बोला गया हो झूठ नहीं होता, ये इस तरह की बात है कि इंडिविजुअल के भी कुछ राइट हैं, एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, या समाज की भलाई के लिए नियम बनाए गए हैं, अगर वो भला ना कर रहे हो तो उनमें बदलाव संभव है। तो ये क्या हुआ, इंडिविजुअल के राइट्स है भाई। अगर 4 लोग ले रहे हैं रिश्वत, इसका मतलब ये नहीं कि आप देंगे। जरूरत पड़ी किसी की जान बचाने के लिए तो आप अगर एम्बुलेंस में है तो रेड लाइट भी तोड़ के जा सकते हैं, या वैसे भी अगर आपको लगता है कि जान बचानी पड़ी तो एक्सेप्शंस कैन बी देयर। ऐसी बात इस स्टेज पे होगी। इसमें फिर आप देखते हैं लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, चीजें होती हैं कि कोई अगर लॉ पास कराना है, कोई घटना घट गई है, उस पर कोई नियम में बदलाव लाना है, संशोधन करना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है क्योंकि इंडिविजुअल्स के भी अपने राइट हैं, समाज का तो एक ऑर्डर है ही। अब आती है हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरलिटी, जो लेस देन बहुत ही 1-2% लोगों में पाई जाती है, कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अलका, ये क्या है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल यानी व्यक्ति अपनी जान पर भी खेल जाएगा एक बड़ी मास पॉपुलेशन के लिए, उनके भले के लिए, या फिर जिन चीजों में, जिन सिद्धांतों में वो विश्वास रखता है उसके लिए। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये इस तरह के लोग हैं जिन्होंने मासेस के लिए अगर जरूरत पड़ी तो खुद को भी सेक्रीफाइस कर देंगे। तो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं है, मासेस की लड़ाई है यहां पे, या फिर आप जिन चीजों में सच में बिलीव करते हैं उनके अगेंस्ट जाने की लड़ाई है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब हम क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, बट इनकी आलोचना एक बार देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगी। आलोचना वैसे मैंने शुरुआत में आपको थोड़ी थोड़ी बता दी क्योंकि इस बार आलोचना बहुत आई है पेपर में, और आलोचना हम करते हैं, लेकिन ये इस तरह से आप देख लीजिएगा इसको, ये याद रहेगी। 3 मुख्य आलोचनाएं हैं जिसमें से 2 कैरल गिलिगन कहती हैं। एक तो है ये बायस्ड सैंपल्स है, यानी जेंडर बायस थियरी है। इसमें जितने भी सैंपल्स चर्चा के लिए, डिस्कशंस के लिए लिए गए वो सारे मेल सैंपल्स थे, यानी लड़कियों को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया चर्चा का। तो लिंग रूढ़िबद्धता पाई गई इस थियरी में, फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव को, केयर पर्सपेक्टिव को, नारीवादी परिप्रेक्ष्य को शामिल नहीं किया गया। कौन कह रहा है ऐसा? कैरल गिलिगन कह रही हैं, कैरल गिलिगन कह रही हैं। ठीक है जी बात। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, यानी इमेजिनरी सिचुएशंस हैं। अगर देखा जाए कि मतलब कुछ हद तक आपने रीजन लगा लिया, अब आप मेरे से पूछें कि अच्छा जी आप तो मैडम कभी झूठ नहीं बोलती, कि जी हाँ नहीं बोलती। अच्छा जान पे बात आई तो बोलेंगी? मैंने कहा नहीं। एक दिन जान पे बात आई, मैंने फटाफट से बोल दिया। तो ये क्या है? ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि इमेजिनरी सिचुएशंस हैं। जब ग्रुप में बिठा करके क्वेश्चंस पूछे गए या बातें हुई या चर्चाएं हुई तो किसी ने कुछ भी कह सकता है, कोई भी, लेकिन रियलिटी में जब सिचुएशन आएगी तो क्या वो व्यक्ति वैसा करेगा या नहीं, तो ये तो तभी पता लगेगा। तो इस बात पे भी इसकी आलोचना हुई इस थियरी की कि भैया इमेजिनरी सिचुएशन है, एक रूम में बैठ के क्या जाता है, कितनी सिद्धांत की बातें कर लो, रियलिटी में जब अप्लाई करने की बात आएगी तब देखा जाएगा। ठीक, फिर है नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स। गिलिगन कह रहे हैं कि भाई सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं होती। दुनिया भर में भारत में जो चीज सही है वो कहीं गलत हो सकती है, जो कहीं गलत है वो यहां सही हो सकती है। तो संस्कृति का भी डिफरेंस आएगा सही और गलत के आधार पे, है ना। कहीं पर शॉर्ट्स पहन के घूमना एकदम नॉर्मल बात है, कहीं इस बात पे भी दंगे हो सकते हैं। तो सबकी नैतिकता का भी अलग अलग पैमाना है या संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है सही और गलत के चुनाव पर। इतनी बात क्लियर है या कुछ और पूछना है तो बता दीजिए, है ना। कोई कह रहा आप तो हमेशा गुड गर्ल ही रहे होंगे, लगता है आपको उदिता, है ना। अभी एक कोट है जो चलता है कि गुड गर्ल्स डोंट मेक हिस्ट्री, बोल्ड वंस डू, या फिर खैर देखिएगा, हाँ इतने तो तूफान नहीं। ठीक है छोड़ो यार, मेरी मॉरलिटी छोड़ दो, बट हाँ ठीक ठाक ही चीजें हैं, है ना। तो गुड और बैड में अगर हम फंस के रह जाएंगे फिर तो कोई भी जीवन में या दुनिया में परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में रहेंगे तो, है ना। 3 दिनों से इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ लोग फालतू कमेंट कर रहे हैं। प्रभा देखो कुछ लोग हमेशा रहेंगे, अब ये इतना इंपॉर्टेंट फ्री डिस्कशन हो रहा है, बैचेस में आइए, आप कोई फालतू बकवास नहीं करता, सब तमीज से पढ़ते हैं। यहाँ पे भी मेजॉरिटी लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग में दर्द हो जाता है, जैसे इतनी भारी भारी होती है बातें, उनको लगता है कमेंट में कुछ भी कहानी लिखना शुरू कर दो। ठीक है ना। मिनी रावत कह रहे हैं मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। चलिए खैर, अच्छा इस पे क्वेश्चन आता है एक 5th लेवल को लेकर के, कि एक व्यक्ति है जो ये कहते हैं कि मैं ऐसी गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे नहीं करूंगा जो चोरी करती है टैक्स की, या फिर मतलब जिसका सही उपयोग नहीं हो पाता, वो डैम्स बनाने में
बेफिजूल में पैसे उड़ा देती है, तो वो 5th लेवल है। उसमें स्टेज नहीं पूछेगा, लेकिन 5th लेवल है, ठीक। और ये बेसिक बात हुई आपकी। वो इंडिविजुअल राइट्स को परफॉर्म कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो वो 5th लेवल होगा, और 3rd लेवल है आपका, और 5th स्टेज है, ठीक है, 5th स्टेज होगी, बट वो लेवल के हिसाब से पूछता है। तो आपको लगे जैसे कुछ बदलाव की बात हो रही है, कोई व्यक्ति अड़ा हुआ है, तो 3rd लेवल।